कहां तक हो गया था भाई? कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्लेन कर दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। कौन सा क्वेश्चन था भाई? C6H6 वाला। अच्छा, कैलकुलेट डिटरमाइन डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन C2H4 प्लस H2, वो ना? डिटरमाइन डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन C2H4 प्लस H2, जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H4 का गिवन था -400 है ना, और C2H6 के लिए गिवन था -500। बेटा इसका आंसर आएगा -99.2, -99.2 किलो कैलोरी। किस किस का आंसर आ गया था ये? जिसका आंसर नहीं आया उसने गलती की होगी जो हर बार अपन करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। किस किस ने ये गलती की है? तो बेटा बार बार एक ही गलती कर रहे हो आप, छोटे बच्चों जैसे, ये ध्यान रखो आप। तो हीट ऑफ कंबशन कंटिन्यू करें। कैलोरीफिक वैल्यू स्टार्ट कर दिया था क्या? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है वापस से एक बार अपन देख लेते हैं, बातें बंद कर दो बिल्कुल। बेटा अपन हीट ऑफ कंबशन पढ़ रहे थे, हीट ऑफ कंबशन पढ़ते पढ़ते अपन ने उसका एक एप्लीकेशन देखा था विच इज कैलोरीफिक वैल्यू। बातें बिल्कुल बंद कर दो। कैलोरीफिक वैल्यू जो कैलकुलेट किया था, कैलोरीफिक वैल्यू इट इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा था बेटा? मोलर मास। क्लियर है बात? पहली चीज तो ये कि कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे हमेशा आपको इसका मैग्नीट्यूड ही देखना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है आपको? मैग्नीट्यूड देखना है। ये कैलोरीफिक वैल्यू हमारी क्या मदद करता है? ये कैलोरीफिक वैल्यू हमारी एक फ्यूल को कंपेयर करने में मदद करता है कि कौन सा फ्यूल अच्छा होगा और कौन सा फ्यूल खराब होगा। इसमें कंक्लूजन निकाला था अपन ने कि हायर द वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बेटर विल बी द फ्यूल। क्लियर है बात? अच्छा, रिलेशन लिखवा दिया था क्या कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे? अब देखिए, याद करो, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली चीज तो जब हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा था तो बेटा इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, पर हीट ऑफ कंबशन इज एक्सोथर्मिक। अब डाउट ये आता है कि सर जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था, सर यहां पर क्या करना है? यहां पर देखो, वापस से मैं उसी तरीके से लिख के बता रहा हूं। आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, लेट सपोज M1A प्लस M2B, क्या बनाया बेटा? N1C प्लस N2D। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में करते थे बिल्कुल वैसे इसमें करना है। सिर्फ डिफरेंस कितना सा है कि उसमें जो अपन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, इसमें क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है? तो बेटा किस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर निकालेंगे तो जैसे क्वेश्चन कैसा होगा कि एक रिएक्शन गिवन होगी आपको, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं, पहले हर सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता था, अब आपको हर सब्सटेंस के लिए हीट ऑफ कंबशन गिवन होगा। जब कंबशन गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? समेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तो क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कैसे पुट करते थे वैल्यू को? देखो इधर क्या लिखेंगे बेटा, बताओ मेरे साथ साथ में। M1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ A प्लस M2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B, क्या हो गया ये? रिएक्टेंट, माइनस N1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C प्लस N2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ D। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने बॉक्स में बंद किया इसको।
अब एक काम करो, मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे पहले, जिसमें कंपैरिजन किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन का और हीट ऑफ कंबशन का, याद है? अब बेटा एक एक काम करो, आप लास्ट पेज निकालो कॉपी का, फटाफट लाइट की स्पीड से निकाल लिया। अब एक काम करो, मुझे कार्बन की कंबशन रिएक्शन लिख के बताओ। लिखो फटाफट, कार्बन की कंबशन रिएक्शन लिख लिया। अब CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के बताओ। सेम आ रही है क्या? यही लिखिए, C+O2 क्या बनाया? ठीक है भाई, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको दो नाम से बोल सकते हो। मतलब इंसान एक ही, नाम दो है। एक नाम तो क्या है भाई इसका? अपन बोल सकते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, और दूसरा नाम क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी तरीके से एक काम करो, मुझे H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के बताओ। H2O पानी, H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख के बताओ। लिख लिया भाई? तो क्या आया होगा? H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाया? H2O। हाइड्रोजन की कंबशन रिएक्शन लिख के बताओ। ये तो यहां पर भी एक ही इंसान है, नाम दो दो है, यानी कि इसी रिएक्शन को दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो हीट होगी, इसको जो हीट होगी उसको आप बोल सकते हो हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हैं। या फिर क्या बोल सकते हो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो बेटा ये और लिख लेना, लिखवा दिया था ये। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस करते हैं। ये और नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। लिख लिया भाई?
कौन सा बेटर फ्यूल है? CH4। किस किस का आंसर आ गया ये? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन गिवन है आपको। हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें हीट ऑफ कंबशन गिवन है और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। आप तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अपन वो बात डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चा रिपीट भी करता है तो भी उसके कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर एक ही क्वेश्चन में फॉर्मेशन का भी नाम है और कंबशन का भी नाम है। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सर उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, और जब कंबशन की बात करते हैं तो अभी अपन ने देखा था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। अब मुझे आप बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। किस किस को लग रहा है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे? बाकियों को क्वेश्चन समझ नहीं आया? भाई सुनना, इधर देख ले भाई, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन है, तुम करो। दिमाग नहीं चलेगा, समझ भी नहीं आएगा तुम्हें। पहले तुम अटको, उसके बाद अटकाऊंगा। करो ट्राई।
किया क्या ट्राई भाई? अब मेरी बात सुनो, मुझे तो इतना सा बता दो, मैं आंसर तो पूछ ही नहीं रहा तुमसे, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि करेंगे क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? अब बताओ किस किस का आंसर है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, किस किस का आंसर है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? अगले वाले में बताओ, चलो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? किस किस का आंसर है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? किस किस का आंसर है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? अब मैं आंसर बताऊं किसमें क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से, पहले ही बोला था कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अभी देखना आधा तुम्हें भी हो जाएगा भाई। इसमें करोगे आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और इसमें करोगे आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो नोट लिखो। हाँ उल्टा हो गया ना, अब जो बोल रहा हूं वो लिखो, कहीं भी लिख, चाहे कॉपी की छत पे लिख के कॉपी के नीचे लिख, जहां मर्जी पड़े वहां लिख, पर नोट लिख। अब लिखो भाई पहला पॉइंट, जो क्वेश्चन में, अब हिंदी नहीं आती क्या? लिखो भाई, जो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सिर्फ रिएक्शन लिखने के काम आएगा। क्या लिखा? जो रिएक्शन में पूछा जाता है वो सिर्फ रिएक्शन लिखने के काम आएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, क्वेश्चन में जिसकी टर्म्स में, जिसकी टर्म्स में वैल्यू गिवन होगी, उसी से डिसाइड होगा, उसी से डिसाइड होगा, ये लिखो फिर ऐसे, P माइनस आर करना है या R माइनस P, P माइनस आर करना है या R माइनस P। लिख लिया? इन दोनों पॉइंट पे स्टार लगा लो भाई। अब इसका मतलब सुन लो वापस से ध्यान से, क्वेश्चन में अगर कंबशन की वैल्यूज गिवन है या फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है, जिसकी टर्म्स में वैल्यू गिवन है उससे डिसाइड होगा करना क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, कंबशन की वैल्यू गिवन है, तो कंबशन में आप बताओ क्या करते थे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यही मैंने लिखवाया कि जिसकी टर्म्स में वैल्यूज गिवन होगी उसी से डिसाइड होगा कि आर माइनस पी करना है या पी माइनस। अब कंफ्यूज होगे क्या? तो बताओ इसमें क्या करोगे, आर माइनस पी, क्लियर है? अब इसमें बताओ कौन सी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में क्या करोगे, P माइनस आर। अब डाउट खत्म है ये? दूसरी बात, अब सर ये R माइनस पी या P माइनस आर किस में से करेंगे, जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला जाएगा वो सिर्फ रिएक्शन लिखने के काम आएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि जो वो पूछ रहा है सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो, लिख देंगे रिएक्शन, बिना टाइम खराब किए फटाफट से अपन रिएक्शन लिखेंगे। अब जिसकी टर्म्स में वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। समझ में आ गया? तो करो भाई। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा ये होगा आपके पास सॉल्यूशन में, इसका बता देता हूं। जब आप करोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पूछा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने बेटा रिएक्शन लिखा, C प्लस हाफ O2 क्या बना दिया, CO, लिख दिया रिएक्शन। अब क्या था, कंबशन की वैल्यू गिवन थी तो लिख देंगे, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन माइनस, यानी कि रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन
ऑफ प्रोडक्ट विच इज सीओ। हो जाएगा? तो अब तो सिर्फ माइनस करना है। तो कार्बन के लिए कितना है बेटा? -393.5 माइनस सीओ के लिए कितना? -283। तो सॉल्व कर लेना, इट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 110.5। किस किस का आंसर आ गया ये? क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्यों कंफ्यूज हो रहा है फोकट का? रिएक्शन जरूरी है क्या? यही लिखो, कुछ भी हो सकती है ना रिएक्शन। तो पूरे जीवन में अंड बंड कितनी भी रिएक्शंस हो सकती है, सीधे उसके लिए तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कुछ भी लिख दे। वो कैसे करेगा डिपेंड करता है कि किसके टर्म्स में वैल्यू गिवन है। समझ में आ गई बात? ये मैंने थोड़ी बोला ये हीट ऑफ कंबशन है, ये तो रिएक्शन है नॉर्मल सी। अब इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेगा वो? ऐसे करेगा। हाँ भाई बोल। वो करेंगे, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, बिल्कुल आ जाएगा उससे आंसर। हाँ हाँ, तो वही तो है, उसी से ही तो आता ही है। उसी को हैश लॉ बोल देते हैं, बाद में सिखाऊंगा वो। तो तुझे वैसे समझ में आ गया, वैसे कर ले, जैसे इजी लगता है वैसे कर। हाँ हाँ, तो तू यू मान ले, अगर तुझे अगर समझ में आ गया ना वो, तो बिल्कुल तू एक लॉ पहले से सीख चुका है जो बाद में सिखाऊंगा। ये लिख लिया? हाँ, तेरा तो कर्तव्य बनता है बीच में बोलना। बोल दोस्त बोल। नहीं है? पहली चीज तो कभी भी क्वेश्चन पूछो तो उसके पहले खुद चेक किया करो कि पूछ क्या रहे हो। अब तू पहले ये बता, तू क्या बोला? हाँ, तो बोल क्या होगी रिएक्शन, फटाफट से बोल। हाँ, C+O2। हाँ, अब उसके आगे बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, तो CO का फॉर्मेशन रिएक्शन बता। फिर तो तू नहीं लिख से खुद चेक नहीं कर सकता था? बता क्या सेम आ रहा है क्या? फिर बैठ जाना फटाफट से। जो याद करना था, जो ऑब्जर्व करना था, वो लिखवा दिया है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? सबसे पहले जो पूछा है उसकी रिएक्शन लिखो। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, तो क्या C2H4 का कंबशन रिएक्शन लिख सकते हो? तो C2H4 प्लस O2 क्या बनाएगा बेटा? 2CO2 प्लस क्या लिखोगे? 2H2O। बैलेंस कर देना, 3O2। क्लियर है बात? तो ये 3O2 आ गया आपके पास में, यहां तक अपन ने लिख लिया। अब कर लो सॉल्व। फॉर्मेशन वैल्यूज गिवन है, यानी क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यानी कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी आएगा वो कैसे आएगा? 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2। तो CO2 के लिए कितना है? 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये तो क्या हो गया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। इसमें करेंगे सही। किस किस का आंसर आ गया? -1800 आना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? -1800। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई स्पीड बढ़ाओ, ये बहुत स्लो स्पीड है तुम्हारी। तुम्हारा ही नुकसान है, जितना स्लो पढ़ोगे या जितना स्लो कैलकुलेट करोगे या नोट करोगे उतने क्वेश्चंस कम होंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो।
डिटरमाइन डेल्टा H फॉर C2H4 प्लस H2, ये बनाया C2H6 इफ ये नोट करो डेल्टा HF H2O लिक्विड it is equal to minus 900 kilocalorie per mole. Delta H conversion of C2H4 ये है आपके पास माइनस ऑफ 200 किलो कैलोरी पर मोल. डेल्टा H conversion of C2H6 ये गिवन है आपको माइनस ऑफ 300 किलो कैलोरी पर मोल. सॉल्व करो. हाँ भाई H2O एक ही इंसान के दो नाम नहीं हो सकते क्या? सबके होते हैं. तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है सर? वाटर. डेल्टा H कंबर्शन ऑफ H2 लिखवाया था ना मैंने ये पॉइंट. इसको यही तो बोलते हैं अपन डेल्टा H कंबर्शन ऑफ H2. हो जाएगा. अब क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. जैसे तीन में से दो तो कंबर्शन थी. अब अगर ये भी कंबर्शन के टर्म्स में हो जाती तो पूरा काम हो जाता. तो आता भी है ना, अपने को पता भी है. मुझे क्लिक हुआ कि यार ये जो फॉर्मेशन दिया इसने काम बिगाड़ रखा है. तो यही तो कंबर्शन भी होता है हाइड्रोजन का. तो इन दोनों की कंबर्शन थी, इसकी भी कंबर्शन आती तो हो जाता. इसकी भी कंबर्शन ही तो दी हुई है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. यानी कि डेल्टा H कंबर्शन ऑफ C2H4 प्लस डेल्टा H कंबर्शन ऑफ H2 ये क्या हो गया? रिएक्टेंट माइनस क्या करोगे? डेल्टा H कंबर्शन ऑफ C2H6 यानी कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. तो ये तो हो गया आपके पास मेथड 1. ऐसे तो कर ही लेंगे. अदरवाइज इसी का मेथड 2 भी मैं आपको बताता हूं. हर क्वेश्चन को मेथड 2 से भी कर सकते हो आप. बस क्या करना मैं आपको बता देता हूं. अगर आप कंफ्यूज हो गए कि यार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी रिएक्शन लिख दो. अब हमें किस किस की वैल्यू गिवन है? फॉर्मेशन की गिवन है H2O के लिए. तो मैंने लिख दिया बेटा H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाया? H2O.
और क्या गिवन था मुझे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, तो C2H4 की कंबशन रिएक्शन भी मैंने लिख दिया, विच इज 2CO2 प्लस साथ में क्या लिखोगे 2H2O, जहां पर कोफिशिएंट इसका क्या आ जाएगा 3। अगला क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, तो यानी कि C2H6 प्लस O2 क्या बनाओगे 2CO2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O, जिसमें बैलेंस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7/2। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि C2H4 प्लस H2 ये क्या बनाया C2H6, इसके लिए कितना हीट होगा। तो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वैल्यू गिवन थी उसकी रिएक्शन लिख दी, और जो कैलकुलेट करना था वो भी मैंने सामने लिख दिया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो, अपने पास 3-4 तरह के रिएक्शंस होती थी और टारगेट रिएक्शन अपन लाते थे, वहां पर प्रॉपर्टीज अलग थी, यहां पर प्रॉपर्टीज और इजी है। यहां पर प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन ऐड करोगे डेल्टा एच ऐड हो जाएगा, रिएक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एच भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, रिएक्शन रिवर्स करोगे डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ कैसे बताया था मैंने, हम देखते टारगेट इक्वेशन में C2H4, बताओ C2H4 किसमें है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड ही है, मतलब मैंने सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, मतलब आप C2H4 को अरेंज कर चुके हो। अब इसके बाद देखो H2 चाहिए, कौन से रिएक्शन में, तो ये अपन ने लिखा सेकंड प्लस फर्स्ट, जिसको कुछ भी नहीं करना था। अब क्या करना है, C2H6 चाहिए प्रोडक्ट साइड, बताओ कौन सी में, थर्ड में है, पर रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे माइनस थर्ड। समझ में आ गई बात? तो जब आप ऐसे लिखोगे ना तो एक्चुअली वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही आ रहा है। देखो क्या मैच करा कि नहीं करा, समझ में आ गई बात? तो एक्चुअल में जब अपन ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं ना, तो उससे इतनी मेहनत करने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन आता है ना, वही मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता रखा था कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें या फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये टाइम सेव करने के लिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट इसके पहले ही बता दिया था। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, कि लास्ट में यहां तो सीधे लिख दिया, वहां घूम फिर के लास्ट में आके फिर वहीं पहुंच गए। हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट 0, क्या कहना है, मतलब क्या है इसका? बेटा वो तो फॉर्मेशन में लेते थे, कंबशन तो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है ऑक्सीजन को छोड़ के। समझ में आ गई बात? तो आंसर इसका क्या आएगा भाई, -800। क्लियर है बात? अब जितने क्वेश्चंस आपने इसके पहले किए हैं ना, जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था सर P माइनस आर या फिर R माइनस P, बिल्कुल ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेथड 2 से मैंने किया है ना, इसी को बोलते हैं हैस लॉ, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हैस लॉ, ये सारी चीजें उसके अंदर कि हाँ भाई दूसरे तरीके से कैसे करें, पहले ही देख लिया अपन ने, कुछ अलग थोड़ी है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, डिटरमाइन amount of heat, determine amount of heat liberated in kilocalorie per mole by combustion of C6H6, फिजिकल स्टेट इसका लिख लेना लिक्विड, at constant volume at 300 Kelvin if delta HF for C6H6 is equal to
-300 किलो कैलोरी पर मोल। H2O के लिए है -1000 किलो कैलोरी पर मोल। CO2 के लिए है -200 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन पढ़ो वापस से। ये होमवर्क के लिए पहली बात तो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, पर एक बार आप पहले क्वेश्चन देखो कि उसमें पूछा क्या है। क्या पूछा है बेटा? डेल्टा ई। क्या पूछा है बेटा? डेल्टा ई। एक बात ध्यान से सुन लो, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा ई पूछा है ना, तो डायरेक्टली कभी नहीं आ सकता। डेल्टा ई के पहले सबसे पहले डेल्टा एच निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन में भी डेल्टा ई पूछा है, डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या निकालोगे? और अब तक तो डेल्टा एच पहले ही निकाल रहे थे, तो एक स्टेप और ही तो बढ़ गया कि जब डेल्टा एच आ गया तो डेल्टा ए भी तो आ जाएगा। तो कैसे आएगा बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी। समझ में आ गई बात? तो चाहो तो ये नोट भी लिख लेना जो मैंने बोला कि किसी भी रिएक्शन में डेल्टा ई पूछने पर पहले डेल्टा एच निकालेंगे। जरूरत है तो लिखना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? किसी भी रिएक्शन में डेल्टा ई पूछने पर पहले डेल्टा एच निकालेंगे। ये होमवर्क के लिए स्पेस छोड़ देना इसका भाई। अगला सवाल। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A person requires 2870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 2870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू लीड a normal daily life, to lead a normal daily life, full stop. If delta H combustion of sugar is -1349, is -1349 kilocalorie, then find the amount of sugar required by that person, required by that person to lead a normal daily life, to lead a normal daily life. लिख लिया? क्वेश्चन पढ़ो और उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करो।
एक इंसान को दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए 2870 किलो कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत है। यदि उसके शक्कर की शक्कर के दहन की ऊष्मा यदि 1349 1349 किलो कैलोरी है, तो किलो ही होगा ना। कैलोरी तो कैलोरी ही होगा। तो बताओ कि पर डे कितनी शुगर उसको खानी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो आप। अपन ने मोल के 3 फॉर्मूले लिखे थे पहले। मैंने आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले यूनिटरी मेथड से बताए थे, पूरा डराइव करके बताया था। अब है ना, बार बार अपन हो सकता है कि मोल के केवल 3 नहीं 4 5 कितनी जगह कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, हो सकता है। तो एक कॉमन तरीका ढूंढते हैं कि मोल का फॉर्मूला कैसे आएगा। अपन पहले तीनों को ऑब्जर्व करते हैं। हमने पहले मोल के फॉर्मूले लिखे थे मास की टर्म्स में, बेटा मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम के टर्म्स में V बाय 22.4 और नंबर के टर्म्स में N बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मास के टर्म्स में मोल निकाल रहे थे तो मास अपॉन 1 मोल का मास, वॉल्यूम अपॉन 1 मोल का वॉल्यूम, नंबर अपॉन 1 मोल का नंबर। ऐसे ही एनर्जी के टर्म्स में क्या बोलूंगा, एनर्जी अपॉन 1 मोल की एनर्जी, यानी कि एनर्जी पर मोल, यही तो आएगा। और देख भी लो, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल होके पर मोल आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ, और मोल ही तो आएगा इनडायरेक्टली। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जैसे शुगर जो है एक हाइड्रोकार्बन ही है, जिसका फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो बेटा C12H22O11 है, जिसका जब कंबशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होता है वही तो अपने काम आता है। अपने को एनर्जी कहां से मिल रही है, इनके कंबशन से मिल रही है। तो इसने क्या बोल दिया कि एक पूरे दिन भर में 2870 किलो कैलोरी की तो जरूरत पड़ती है उसको। तो आप बताओ कि कितनी शुगर वो खाए जिससे उसको इतनी एनर्जी मिल जाए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार पहली चीज तो ये कि 1 मोल शुगर के कंबशन से इतनी एनर्जी मिलेगी, यही तो बात है। तो मुझे आइडिया लग रहा था कि यार 1 मोल से इतनी एनर्जी मिलेगी, तो इतनी जो एनर्जी है वो तो 1 मोल से ज्यादा भी मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है। अब मेरा टास्क ये है कि अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया ना कि 2870 किलो कैलोरी कितने मोल से मिलेगी, मैं शुगर खाता गया, एनर्जी मिलती गई। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितने मोल शुगर खाऊं ताकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, इतनी। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मोल निकालना चाहता हूं कि 2870 के रेस्पेक्ट में कितने मोल शुगर एक्चुअल में यूज किए गए थे। तो उसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी अपॉन एनर्जी पर मोल। अब देखो, जितना मास गिवन होता है ऊपर पुट करते हैं, 1 मोल का मास नीचे पुट करते हैं। ऐसे जितनी एनर्जी गिवन होगी वो ऊपर पुट करोगे और 1 मोल की एनर्जी नीचे पुट करोगे। तो कितने के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, 2870। तो 2870 ऊपर पुट करोगे और 1349 नीचे पुट करोगे, आ जाएंगे क्या मोल। और एक बार अगर मोल आ गए तो बेटा हमें तो मास ही निकालना था ना। तो क्या मास आ जाएगा, सॉल्व करो। मोल निकाल के बता दो पहले। मोल आने चाहिए अप्रोक्स 2.1 के आसपास। मोलर मास कितना आएगा शुगर का, 11 ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो 16 इंटू 11 176 तो ऑक्सीजन की वजह से, 22 हाइड्रोजन की वजह से, और 12 कार्बन की वजह से 144। तो कैलकुलेट करोगे तो 342 आएगा। मोलर मास 342 आ जाएगा, सॉल्व कर लो बस।
कैलकुलेशन पार्ट बाकी है केवल। तो बेटा जब आप मोल निकालोगे तो मोल तो आ जाएंगे आपके पास अप्रॉक्स 2.1 के आसपास, और मास निकालोगे तो मास कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 728 के आसपास या 725 के आसपास। टू 2.12 से कैलकुलेट करोगे तो 725 ग्राम्स आएगा अप्रॉक्स, 700 के आसपास आना चाहिए। मेथड समझ में आ गया क्या? तीसरा लिखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब बातें बंद कर दो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अब किसी ने लिखा सर ये जो मास है नेगेटिव में आ रहा है, तो प्रैक्टिकली तो आपको भी पता होगा कि नेगेटिव में तो आ नहीं सकता। फिर भी आप अगर देखोगे तो देखो 2870 की एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये माइनस आएगा और ये भी तो माइनस में ही था, तो आप तो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो ये कैलकुलेट होके तो प्लस 2.1 आएगा, और मोल्स आ गए तो मास तो वैसे ही आ जाएगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपन देखते हैं क्या होता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेफिनेशन लिखो। अब बातें बिल्कुल बंद, इसको ध्यान से समझ लो। अब तो दो तरह की हीट पढ़ ली, फॉर्मेशन, कंबशन। अब ये देखते हैं अपन, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one equivalent of an acid is neutralized by one equivalent of base is called heat of neutralization. Is called heat of neutralization. लिख लिया? जब भी न्यूट्रलाइजेशन का नाम आता है तो एसिड और बेस आता है सबसे पहले। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, मैंने एक एसिड और बेस की रिएक्शन लिखी है आपके सामने, विच इज HCl प्लस NaOH। क्या बना रहा है ये? NaCl प्लस H2O। क्लियर है क्या बात? सबसे पहली बात तो ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले याद करते हैं अपन। ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, एक ही बात होती है। फॉर्मूले क्या क्या थे इसके? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, और क्या लिखते थे? मोल इंटू एन फैक्टर। तो ये तो अपन ने सिर्फ रिकॉल करने के लिए लिख दिया साइड में। अब मैंने क्या किया, इसके एक मोल ले लिए और इसका भी एक मोल ले लिया, ठीक है। मैं अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूंगा तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल की टर्म्स में मोल इंटू एन फैक्टर। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसके कितने मोल? 1, एन फैक्टर 1, ग्राम इक्विवेलेंट 1। इसके भी देखोगे कितने? 1। तो मुझे बताओ जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो कितने कितने का हुआ? एक एक का। तो जब एक एक ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल दोगे आप। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा H2SO4 प्लस मैंने अब क्या लिख दिया? 2NaOH। क्या बनाया बेटा ये? Na2SO4 प्लस साथ में क्या लिखूंगा? 2H2O। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स मान के सॉल्व करते यानी कि 1 और ये कितना? 2। अब मुझे बताओ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर कैलकुलेट करें तो देखो मोल कितना? 1, एन फैक्टर मोल कितने? एन फैक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस बार तो दो दो इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे, तो जितने ज्यादा न्यूट्रलाइज होंगे उतनी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इस केस में जो हीट मिली अपने को, ये हीट कुछ ना कुछ डेल्टा H थी। क्या ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा? ये तो दो इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में था। तो मुझे अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इन दिस केस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2, या उल्टा लिख दो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनटू 2, यानी कि पर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थी तो यहां तो दो दो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो इनटू क्या कर दो? 2। समझ में आ गई बात?
तो ये जो एनर्जी है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, हर बार चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी वीक हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग हो, कैसा भी हो, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होंगे हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लिख लिया बेटा। वैसे तो एसिड और बेस कितने ही प्रकार के होते हैं, अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग अपन ले लेते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है वो मैं लिखवा देता हूं। क्या बोल रहा हूं कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, और एक एक इक्विवेलेंट है दोनों का, तो एक फिक्स वैल्यू होती है, उतनी एनर्जी रिलीज होती है हर बार। कितनी होती है वो लिखो। लिखो, when one equivalent of strong acid, one equivalent of strong acid is neutralized by one equivalent of strong base, then the amount of energy released is equal to minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और माइनस 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। लिख लिया? इस पे स्टार लगा लो, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले भी नोट कर लेना ताकि आपको एकदम फ्रेश, एकदम याद रहे। लिख लिया आपने? अब मुझे एक चीज बताओ कि एक इक्विवेलेंट के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के बराबर है ना, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वन इक्विवेलेंट के लिए है। अगर मान लो कि मैं दो इक्विवेलेंट के लिए पूछूंगा कि कितनी हीट होगी, तो क्या इंटू 2 करूंगा? मैं अगर ये हीट निकाल रहा हूं मैं एक इक्विवेलेंट के लिए इतना, तो दो इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे तो इंटू 2, 5 इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे तो इंटू 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन में गिवन हो, आपसे बोल दे कि ये एसिड था, ये बेस था, रिएक्ट हुआ, हीट कैलकुलेट करो, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो जितने ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। यही तो बात आएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इनटू क्या लिखना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज्ड। क्या लिखना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज्ड। एक ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होगा तो 1, दो न्यूट्रलाइज हुए जैसा एग्जांपल लिया तो इंटू 2। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को जितने ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड, 1 से इतना तो 2 से कितना, 3 से कितना, बस वही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, नोट कर लिया भाई? ये लिख लिया? अब इसका एक डाउट है कि सर अगर अलग अलग हुए तो ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे अलग अलग मतलब सर मान लो कि इसके इक्विवेलेंट 5 थे और इसके इक्विवेलेंट 3 थे, तो बेटा तूने क्या लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पढ़ा क्या? तो जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था वो तो अंत तक भी काम आ रहा है।
तो मुझे बता न्यूट्रलाइजेशन किसके हिसाब से होगा, 5 के हिसाब से या 3? तो भैया ये जो बनेगा 3 के हिसाब से बनेगा, तो ये तो लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज्ड। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करें? अब एक बात सुन लो ध्यान से, कितनी चीजें मैं वैसे ही बताता हूं कि दूसरे बच्चे क्या करते हैं और अपने को क्या नहीं करना, तभी तो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे ना। अब दूसरे बच्चे पता है क्या करते हैं, यहां पर रिएक्शन लिखते हैं, अच्छा एसिड है बेस है, रिएक्ट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई काम का भी नहीं होता वो। अपने को सीधे क्या करना है, सबसे पहला टास्क, कोई टाइम ही नहीं लगाना सोचने में, एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो इंडिविजुअल, जो कम होगा उसको पुट करके सॉल्व करो, खत्म। रिएक्शन की कहां जरूरत पड़ी? समझ में आ गई बात? तो क्या करना है, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, बेस के निकालो, कम वाला जो होगा पुट कर दो, बराबर हुए तो किसी को भी पुट कर दो, दोनों सेम ही तो था। समझ में आ गई बात? तो करें क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन लिखो। अब लाइट की स्पीड से एकदम स्पीड फास्ट रखना सॉल्व करने की। 0.5 मोल्स 0.5 moles of H2SO4 and 0.4 mole 0.4 mole of NaOH are mixed. लिख लियो। Find amount of heat released in kilocalorie on its neutralization. कितना? ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। किस किस का आंसर आ गया? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे 1, क्योंकि 0.5 इंटू 2 करके 1 हो जाएगा, और NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 0.4। तो बस सीधे से क्या करोगे, 0.4 इंटू 13.7, क्योंकि अभी तो नंबर लिखवाया था। समझ में आ गया? तो कैलकुलेट करोगे, माइनस साइन भी आएगा साथ में, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आना चाहिए माइनस ऑफ 5.48 किलो कैलोरी, माइनस ऑफ 5.48 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये सॉल्व करो, ये करके बताओ। कॉपी में इन किलो जूल,
किसका आया था आंसर? एग्जैक्ट तो नहीं है यार, दिक्कत ये है कि अप्रोक्स भी नहीं बोल सकते उसको क्योंकि किलो में कैलकुलेट कर रहे हो, तो किलो नहीं होगा, नॉर्मल में तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। बिल्कुल गलत, तेरा अप्रोक्स आया है। एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं, हो सकता है तेरा सही हो। कितना आ रहा है देखते हैं अभी। किस किस का आंसर आ गया? यही आ रहा है माइनस, कौन सा बैच में हो रहा है ये आवाज? हम्म, ऐसे क्यों? किसने गाया? तो -1.716 इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा ये होमवर्क के लिए है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा मैं। जीरो 0.2 मोलर HCl, बातें बंद कर दो। 0.2 मोलर HCl एंड 0.3 मोलर NaOH both having equal volume of 100 ml each are neutralized. Calculate heat of reaction in kilojoule. Calculate heat of reaction in kilojoule. इसके लिए स्पेस छोड़ देना, जैसे क्वेश्चन सभी किए बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if heat of neutralization, if, अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो, ध्यान से लिखो इसको। इफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl and NaOH, HCl and NaOH is -55.9 kilojoule per equivalent, 55.9 kilojoule per equivalent, and heat of neutralization of HCN and NaOH
is minus 12.1 kilojoule per equivalent, then find heat of dissociation, of HCN. क्वेश्चन पढ़ो वापस से और स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। बातें बंद कर दे, जो क्वेश्चन दिया उस पर ध्यान दे। तेरे को बाहर फेंकूं क्या? क्वेश्चन में ये बोला है भाई, सुन लो इधर ध्यान से, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, एक तो कैलकुलेटिव और एक ऐसा क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो, आपसे पूछा क्या, यहां क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, अगर दोनों स्ट्रांग होते तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक भी वीक ले लिया तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज हुई कि ज्यादा? कम रिलीज हुई। वो तो दिख ही रहा है अपने को, क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि इस HCN को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी। पहले क्या हुआ था, पहले HCl प्लस NaOH था बेटा, है ना, और इससे क्या बना था, NaCl प्लस H2O बना था। और अब क्या हो गया, अब HCN को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनना चाहिए था, NaCN प्लस क्या बनना चाहिए था, H2O बनना चाहिए था। क्लियर है बात? अब पहली चीज तो, पहले क्या हो रहा था, पहले ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हुई, क्योंकि पहले तो दोनों के दोनों स्ट्रांग थे, वो तो टूटना ही चाहते थे, है ना, तो इजीली टूटेंगे और टूट के क्या बनाएंगे, H प्लस Cl माइनस यहां से मिलेगा, Na प्लस OH माइनस यहां से मिलेगा, है ना, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन H2O के फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। अब क्या हुआ, अब पहली बात तो ये तो टूट के Na प्लस OH माइनस बना चुका होगा, मगर अब HCN तो टूटना ही नहीं चाहता, तो इसको तोड़ने में अब एनर्जी खर्च होगी ना, तो एक्चुअल में जितनी फ्री एनर्जी रिलीज हो सकती थी अब कंपैरेटिवली कम रिलीज हो रही है, क्योंकि वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां चला गया, इसको तोड़ने में खर्च हो गया। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे माइनस करने को बोला था, क्योंकि जो माइनस करके मिलेगा वही तो एनर्जी यहां पर खर्च हुई है। समझ में आ गई बात? तो बचपन में डायरेक्ट बोल दिया करते थे कि इसको इससे माइनस करके बताओ, अब घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तो पहली चीज तो सीधे से अपन क्या बोलेंगे, अब सीधे मेरे पॉइंट की बात सुनो ध्यान से, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन में एक भी पार्ट अगर वीक हो जाता है ना, तो एनर्जी कंपैरेटिवली कम रिलीज होती है, किससे, 13.7 किलो कैलोरी से या फिर 57.2 किलो जूल से। वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां गया, फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर बता दो, डिफरेंस लेना है सीधे से। प्लस में आएगा कि माइनस में? कभी भी किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी देते हैं तो हमेशा वो प्लस में ही होता है, किसी को भी एनर्जी दोगे प्लस में ही होता है वो। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दिया था तुमने, सेपरेशन एनर्जी एनर्जी दिया था पॉजिटिव होगा, एक्साइटेशन एनर्जी एनर्जी दिया था पॉजिटिव होगा, तो यहां पर भी तो एनर्जी दोगे ना, तो जब एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव में तो आएगा, तो किसी को किसी से भी माइनस कर दो, मैग्नीट्यूड बताना है अपने को। समझ में आ गई बात? तो कितना आएगा बेटा, 43 पॉइंट, समझ में आ गया? तो इसी के लिए मैं नोट आपको लिखवा देता हूं, लिखो, इफ, नोट लिखो, इफ वन ऑफ द acid or base or both are weak
then the heat of neutralization, will be less than, heat of neutralization will be less than 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्लियर? Because the difference amount of energy, will be absorbed for the dissociation of weak electrolyte. क्लियर? अब इसी के ऊपर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। the enthalpy of neutralization of acids HA, HB, HC and HD by NaOH are minus 12.8, minus 12.3, minus 12.5 and minus 13 kilocalorie, then arrange these acids according to their strength. सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिससे जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किससे? उसके बाद क्या आना चाहिए? HA, उसके बाद HC और उसके बाद, समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी। क्या क्या पढ़ लिया आज भाई अपन ने? हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चंस किए और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी अपन ने डिस्कस किया।